चलिए आज हम आप लोगों को समरूप त्रिभुज के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले सर्वांग समता को जो आप पहले पढ़े हुए हैं, पिछले क्लासेस में पढ़े हुए हैं, और अब जो समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपकी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए कि समरूप कब कहते हैं और सर्वांग सम कब कहते हैं। तो पहले जो आप पढ़े हुए हैं सर्वांग समता के बारे में, जैसे यहां पर हम थोड़ा सा बता दें आपको कि सर्वांग सम के बारे में कब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह वृत्त है और यह भी वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र मान लीजिए O1 है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है ना, और इसकी भी त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर। इसका अर्थ हुआ कि ये O केंद्र वाला वृत्त O1 केंद्र वाले वृत्त के सर्वांग सम है। समझ रहे बात? ये सर्वांग सम आप पढ़े हैं, दो वृत्तों के सर्वांग सम के बारे में भी पिछले क्लासेज में पढ़े। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि यह वर्ग है और आप जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, अब सभी भुजाएं बराबर होती है, और मान लीजिए कि यह 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग था और ये भी वर्ग है, मान लीजिए कुछ इस तरह से, और लेकिन नामकरण कर देते हैं कि यह ABCD वर्ग है, ये PQRS है। जो भी आप करना है, नीचे ही से लिखना है, ऊपर से लिखना है, तो ये जो भी लिखिए, ये सर्वांग सम आकृति तब हो जाएगा जब इसकी भी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर ही आपका। आप 5 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज की रचना कर लीजिए। ये रहा ABC, ये भी रहा, इसका भी नामकरण कुछ कर लीजिए, एक जैसा दिखे इसलिए देख लीजिए। और ये आप मान लीजिएगा, ये मान लीजिए ये PQR होंगे, इसकी भी सभी भुजाएं क्या है, बराबर मान लेते हैं। इसका 5 सेंटीमीटर मान लीजिए भुजा, इसका भी प्रत्येक भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। इसी में आप सर्वांग समता की शर्तों को पढ़े हैं। लेकिन हम यहाँ बता दें कि ये सब आकृति जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक ही समान दिखाई पड़ रहा होगा, प्रत्येक कोण भी बराबर, प्रत्येक भुजा भी बराबर, जो आकृति जैसी होगी उस अनुरूप आप उसको सर्वांग सम कह सकते हैं, यानी कि सब अंग समान हो। लेकिन समरूपता में आप देखिए, हम इसी आकृति में परिवर्तन कर देते हैं। ये मान लीजिए यह 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, और ये हम कह दिए ये जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो ये समरूप होगा, ये समरूपता का चिन्ह। समझ रहे हैं? इसी तरह से यदि हम वर्ग को ही ले लें, एक ये वर्ग हम बना रहे हैं और एक ये भी वर्ग बना रहे हैं, ये देखिए, इसकी भी सभी भुजा बराबर, इसकी भी सभी भुजा बराबर। ये यदि आप ABCD लेते हैं और इसको हम PQRS ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो ये समरूप आप देख सकते हैं। ये समबाहु त्रिभुज की भी आकृति की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये त्रिभुज ABC है और ये भी त्रिभुज ABC है, और दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज। यहाँ भी सभी भुजा बराबर, यहाँ इसकी सभी भुजा बराबर अपना में है। इसका प्रत्येक भुजा मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है,
और इसका प्रत्येक भुजा जो है ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर, कुछ भी मान सकते हैं। ये समरूप है, इस त्रिभुज के समरूप ये है। संगत कोण बराबर है लेकिन भुजा में अंतर दिखता है। इसी अंतर को समझने के लिए आज हम आप लोगों को समरूपता की कुछ शर्त पहले लिखते हैं, फिर हम प्रमाणित करेंगे। दोनों शर्त आपको पता होना चाहिए और यह देखिए किस प्रकार होगा, इसको हम बता देते हैं। और त्रिभुज के लिए ही शुरू करते हैं। फाइनली दोनों जो अभी हम बताए हैं उसमें निष्कर्ष ये है कि सर्वांग सम जो होगा आकृति समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप आकृति जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम। ठीक है, अब चलिए समरूप त्रिभुज के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये समरूप त्रिभुज, तो दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि पहला संगत कोण बराबर हो, या फिर कोई लिखेगा कि समकोणिक हो। जगह थोड़ा छोड़ लेते हैं, दूसरा भी शर्त पहले लिख लेते हैं। और दूसरा है संगत भुजा आनुपातिक। अब जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज की रचना कर ले रहे हैं, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। ये मत कहिएगा कि ये संभाव्य है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। ये एबीसी त्रिभुज हो गया, मान लीजिए कि यह डीएफ त्रिभुज हो गया। आकृति में अंतर भी दिख रहा होगा। संगत कोण बराबर हो तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ हो गया। ये संगत कोण हो गया। असंगत भुजानुपातिक हो तो अब देखिए, वैसे तो संगत कोण यानी कोण के सामने वाली भुजा, तो ए कोण के सामने वाली भुजा कौन सा, बीसी। इसका ए कोण का संगत कौन था, डी, तो डी कोण के सामने वाली भुजा कौन सा, ईएफ। ऐसे लिखना चाहिए अनुपात के रूप में। जैसे यहां पर हम यहीं से शुरुआत करते हैं, बीसी बट्टा ईएफ बराबर, अब देखिए बी कोण के सामने वाली भुजा एसी, इस ई कोण के सामने वाली भुजा एसी बट्टा डी है। अब सी कोण के सामने वाली भुजा ए बी बट्टा डीई। ये आपको मिलेगा सजा हुआ चीज आपके किताबों में, ऐसे ही रहेगा कि संगत भुजानुपातिक तो ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ, ऐसा लिखा हुआ। या आप लोग भी अब समझ जाइए कि संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा अनुपातिक हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि एक की शर्त पर आप दूसरा को प्रमाणित कर सकते हैं, या फिर एक आपको दिया हुआ रहेगा दूसरा ला दीजिए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी प्रमाणित करने के लिए यदि कहे तो या तो दिया होगा कि दो त्रिभुज है जिसका संगत कोण बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज समरूप है, या फिर रहेगा कि दो त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक है तो सिद्ध कीजिए कि समरूप होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो आप याद रखिएगा, यदि आपको कह दे कि दो किसी त्रिभुज का संगत कोण बराबर तो प्रमाणित करने में आप संगत भुजा का अनुपात दिखा दीजिए, हो गया। यानी कि ये दोनों शर्त जो है पता होना चाहिए, यानी एक के शर्त पर, यानी एक
आपको दिया रहेगा, दूसरा निकाल दीजिए, तो ये समरूप त्रिभुज प्रमाणित होगा। जैसे आज हम प्रमाणित करने जा रहे हैं, पहला समरूपता के अंतर्गत पहला जो थ्योरम है आपका, उसमें यही दिया हुआ है, ये वाला, इसी को हम देखिएगा और ये लाएंगे, प्रमाणित हो जाएगा। सिद्धांत है और हम कहते रहते हैं कि सिद्धांत हमेशा आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सिद्ध करें कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों, समझ रहे हैं? यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो हम क्या बोल रहे हैं कि समकोणिक हो भी कह सकते हैं। अर्थ समझिएगा, समकोणिक, समकोण 90 डिग्री, समकोणिक समान कोण वाला, समकोणिक समान कोण वाला, समकोण तो 90 डिग्री। तो यहां इस बात पर ध्यान दीजिए, सिद्ध करें कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होगा। ये चीज आपको आज प्रमाणित करना है। देखिए एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अभी आपको क्या समझाए थे कि संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा का अनुपात दिखा दीजिए, तो त्रिभुज अपने समरूप हो जाएगा। समरूपता के अंतर्गत 10th क्लास में ये आप विधिवत रूप से पहला थ्योरम पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, एक ये बड़ा सा त्रिभुज ले लेते हैं, ये रहा ए बी सी, और दूसरा एक छोटा सा त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये लिखिए डी ई एफ। इधरों बड़ा, इधरे छोटा ले लेते, इधरे बड़ा ले लेते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये दो त्रिभुज हम ले रहे हैं जिसमें ये शर्त है, यानी कि यह फॉलो करता है। तो हम भाषा पहले लिखते हैं, फिर देखिएगा हल कर रहे हैं। तो माना एबीसी तथा डीईएफ दो त्रिभुज इस प्रकार है कि क्या कहता है, संगत कोण बराबर, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। ये दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, ये सिद्ध करना है। और अभी हम बताए कि ये दिया हुआ है, संगत कोण इस दोनों त्रिभुज में बराबर है। दो शर्त होनी चाहिए, संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा अनुपातिक आप दिखा दीजिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए, क्योंकि दोनों तो होना ही चाहिए। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। चलिए इसमें भी कुछ रचना लेना पड़ेगा, बनावट जिसको बोलते हैं आप, तो रचना में यही छोटा सा चीज देखिए, ज्यामिति में कितना अच्छा चीज है कि यदि आप डी की लंबाई के बराबर इस भुजा में से काट लेते हैं, यहां से काट लेते हैं, दिखना भी चाहिए। मान लीजिए पी एपी काट लिए और डीएफ के बराबर हम इसमें से काट लिए, ये
ए क्यू काट लिए। पहला काम देखिए क्या करते हैं। पहला डीई बराबर एपी तथा डीएफ बराबर ए क्यू क्रमशः भुजा ए बी और ए सी से काटा। ए बी और ए सी से काटा। दूसरा काम क्या किए? दूसरा काम हम कर रहे हैं कि इसको मिला दे रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, किसको मिला दे रहे हैं? पी से क्यू को मिलाया, पी से क्यू को मिलाया। अब चलिए प्रमाण देना शुरू करते हैं। अब देखिए ये छोटा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज है ना, ये छोटा त्रिभुज जो है आपको ये डीएफ त्रिभुज है ना। यदि लाइट पर चमक रहा हो तो आप इसको देख लीजिएगा, ये डीएफ त्रिभुज, ठीक है ना। हम नीचे थोड़ा कर दे रहे हैं, किसी बच्चे को दिक्कत होता हो तो यहाँ लाइट आ रहा है, चीज वही है। ये रहा डी ई एफ। अब नहीं दिक्कत होता होगा, अब दिख रहा हो। लाइट के कारण यहाँ पर थोड़ा सा असुविधा हो रहा होगा। कौन ए डी के बराबर में है, कौन बी ई के बराबर में है, कौन सी कौन एफ के बराबर में है, वही बात है, ध्यान दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं दोनों छोटे त्रिभुज में, इसमें से ए पी क्यू ले लेते हैं, त्रिभुज ए पी क्यू, और ये छोटा त्रिभुज जो डी एफ है में क्या दिख रहा है? ये एपी बराबर डी जो अभी आप बनावट में काटे हैं, एपी बराबर डी। इसके बाद देखिए कोण ए बराबर कोण डी है, कोण ए बराबर कोण डी है। हम ऐसा कर लेते हैं सुविधा के लिए, जो प्रश्न में जो दिया हुआ था कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, है ना, समकोणिक था ना, समान कोण वाले था ना, संगत कोण बराबर। एक तो समीकरण का नाम दे देते हैं, सुविधा होगा, हम भी लिख देंगे एक बार में। यहाँ पर बनावट से, तो यहाँ पर लिख देते हैं रचना से या बनावट से। ये एपी बराबर डी, एपी डी के बराबर काटे हैं, किसी से? रचना से। यहाँ लिख देते हैं समीकरण एक से। अब फिर देखिए और क्या काटते हैं कि ए क्यू की लंबाई जो है वो किसके बराबर है? डीएफ के बराबर है। ए क्यू बराबर डीएफ, ये भी क्या है? रचना से। ये सजा हुआ है। अब देखिए इसीलिए अब याद कीजिएगा, त्रिभुज ए पी क्यू ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का। ये एस ए एस सर्वांग समता से, ये एस ए एस, एस यानी भुजा साइड, ए एंगल, एस एस ए एस। यहां भी देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर में था, ये कोण इस कोण के बराबर में था, और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर, तो हो ना गया एस ए एस सर्वांग समता की शर्त जो आप पढ़े थे, भुजा कोण भुजा की एक त्रिभुज में दो भुजा और उसके द्वारा बना कोण, दूसरे त्रिभुज में दो भुजा जो बराबर है और उसके अंतर्गत बना कोण जो बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहां पर लिखिए। अब जब सर्वांग सम हो गया तो देखिए आप कह सकते हैं कि कोण ए पी क्यू बराबर कोण, ये पी कोण की बात की है तो ये क्या होगा? कोण ई। तो कहिएगा सर जब ये और ये सर्वांग सम हो गया तो इसका मतलब ये कोण भी इस कोण के बराबर में होगा, तो हाँ होगा, यानी कि ये ए क्यू पी भी होगा, वो डी एफ ई के बराबर में होगा।
लेकिन चलिए दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं। लेकिन जब गौर से देखिएगा, समीकरण 1 को और ये समीकरण 2 ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ ई कोण किसके बराबर में है? बी कोण के बराबर में। और यहाँ ई कोण किसके बराबर में है? ए पी क्यू के बराबर में। तो लिखते हैं अब समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है? ये जो B है, या तो आप लिखिए B बराबर कोण ए पी क्यू, तो लिख दीजिए जो लिखना है, तो लिखिए कोण B बराबर कोण ए पी क्यू। अब गौर से इस आकृति को देखिए, थेल्स प्रमेय को याद कीजिए। ए पी क्यू यानी थेल्स प्रमेय के विलोम को याद कीजिए, दोनों को याद रखिए। ये जो कोण B है और ए पी क्यू बराबर है, तो ये तो संगत कोण दिख रहा है। तो यहां लिखिए ये संगत कोण है, या ये संगत कोण है। इसलिए संगत कोण अभिकृत ये विलोम से क्या हो जाएगा? ये पी क्यू जो होगा वो समांतर हो जाएगा बीसी का हो जाएगा। संगत कोण आपको बताए थे ना कि दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, एकांतर कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, एक ही ओर के दो अंतर कोण संपूरक होंगे। अब उसी का उल्टा, यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, संगत कोण बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं समांतर होती है, वो संगत कोण अभिकृत का विलोम है। यदि एकांतर कोण बराबर होता तो भी दोनों रेखाएं समांतर होता। यदि एक ही ओर के दो अंतर कोण संपूरक होते तो भी दोनों रेखा समांतर होता। लेकिन यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर था, तो संगत कोण अभिकृत के विलोम से हम कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर बीसी होगा। अब आपके नजर में हम जो बोलते जा रहे हैं कि थेल्स प्रमेय उसका विलोम, अब देखिए इस बड़ा त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी में लिखने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हम लिख दे रहे हैं आपको। अभी आप निष्कर्ष में क्या देखे कि पी क्यू समांतर है बीसी का, तो आप कह सकते हैं कि ये जो ए बी बट्टा ए पी है, ए बी बट्टा ए पी बराबर ए सी बट्टा ए क्यू होगा। ए सी बट्टा ए क्यू ये किस चीज से हो गया? थेल्स प्रमेय से हो गया। समांतर है, हम पढ़े हैं ना थेल्स प्रमेय में, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात में विभाजित कर रही है, वह यहां पर हम देख रहे हैं। अब ये हो गया। ये कब हुआ? बनावट में जब हम एपी की लंबाई इस डी की लंबाई के बराबर काटे थे, ये एक्यू लंबाई जो था वो डीएफ की लंबाई के बराबर काटे थे, है ना? तब ये हुआ है। चलिए तो यहां पर लिख दीजिए ए बी बट्टा एपी की जगह पर क्या लिखिएगा? डी लिख दीजिएगा। देखिए रचना, और ए सी बट्टा अब क्या लिखिएगा? ए क्यू की जगह पर डी एफ। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ये कंक्लूजन निकल। इसी प्रकार जिस तरह से अभी निकाले हैं ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ, और ये कब निकला है? जब रचना में
इस भुजा की लंबाई के बराबर हम इस AB में से काटे हैं और ये भुजा की लंबाई हम इस AC में से काटे हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम ये D लंबाई जो है इस भुजा में से काटते, लेकिन EF लंबाई जो है इस भुजा में से काट लेते, तो अब क्या होता? तो इसी प्रकार से जैसे ये काम सब किए हैं, यहां तक तीसरा इक्वेशन तक पहुंचे हैं, तो इसी प्रकार तब क्या हो जाता? AB बट्टा DE बराबर ये BC बट्टा EF हो जाता। ये समीकरण 4 आ जाता। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में लिख दिए। तो अब समीकरण आप क्या कीजिए, 3 और 4 से ध्यान दीजिए, AB बट्टा D बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF हो गया। और हम आपको यही ना समझा रहे थे कि ये दोनों त्रिभुज समकोणिक था, समान कोण वाला था, संगत कोण बराबर था, ये दिया हुआ था, और भुजा का अनुपात ला लिए, दोनों शर्त पूरा हो गया। और जब दोनों शर्त पूरा हो गया तो कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो गया और ये प्रमाणित हो, दोनों त्रिभुज प्रमाणित हो। ये ABC त्रिभुज और DEF त्रिभुज दोनों प्रमाणित हो। इसको जो अभी हम प्रमाणित किए हैं, इसको हम ए समरूपता प्रमेय कहते हैं। कौन समरूपता प्रमेय? कभी कभी क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में, 10th बोर्ड में पूछता है कि कौन समरूपता प्रमेय को लिखें। तो आपको लिखना पड़ेगा कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप हो। ये सिद्धांत याद रखना, ठीक है। फिर इससे जुड़ा हुआ चीज जो कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम फिर अगले क्लास में भी आपको बताएंगे।